This is the next chapter, chapter 3, The Little Girl from Beehive. It's from class 9. जो आपका इससे पहले हम आपको इसका जो पोस्ट मटेरियल है, मटेरियल जो है टेक्स्ट मटेरियल वो भेज चुके हैं। तो आज के क्लास में, आज के सेगमेंट में जो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि ये है हेड, जो हेड है, हेड के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्मॉल गर्ल। तो ये स्टोरी इसी एक छोटी सी लड़की के इर्द गिर्द राउंड अबाउट घूम रही है ना। पहले हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको बेसिकली 3 कैरेक्टर पता चलेंगे, इनफैक्ट 4। जो मेन कैरेक्टर है लिटिल गर्ल, उसका नाम केसिया है, उसके माता पिता और उसकी दादी, ये 4 लोग इस स्टोरी में आएंगे आपके सामने। और इसमें केसिया जो है ये थोड़ा अपने पेरेंट्स से दूर रहती है, सबसे ज्यादा अपने पिता से। ये हर बच्चों के जीवन में इस तरह की कभी ना कभी एक कल्पना बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रू दिस स्टोरी, व्हेन यू स्टार्ट द स्टोरी, यू विल फाइंड दैट an opening paragraph has been given. This paragraph says that do you feel you know your parents better now? कि क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को ज्यादा बेहतर जानते हैं जब बनिस्बत कंपैरिजन किसके, when you were younger, जब आप छोटे थे उसके मुकाबले क्या आज हम अपने पेरेंट्स को ज्यादा बेहतर समझते हैं? ये आपकी सोच है क्या अभी? And perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. और आज के समय में आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ चीजें जो आपके पेरेंट्स पहले करते थे आपके साथ, उसका कारण क्या है वो आपको समझ में आ रहा है। शायद उस समय आप उससे नाराज हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे, क्यों हुआ था। Now, this story is about a little girl whose feeling for her father's changes from fear to understanding will probably find an echo in every home. ये लाइन थोड़ा ट्रिकी है। echo मतलब होता है जो साउंड आपका रिफ्लेक्ट होकर आता है, that is called as echo. तो इसमें क्या कहता है कि ये स्टोरी जो है एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जिसके पिता के लिए उसका जो भावना है वो चेंजेस फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, फियर डर से समझ के रूप में बदल जाती है। और शायद इस तरह का जो परिस्थिति है वो लगभग हर घर में मिलता है। तो ये कहानी का इंट्रो था। इसमें बेसिकली आपको समझना ये पड़ेगा, ये कहानी जब हम पढ़ते हैं, कहानी को जब समझते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें एक बच्ची है केसिया जो अपने पिता से बहुत डरती है। डरने के पीछे कई कारण हैं और आखिर होते होते, कहानी का अंत होते होते उसके पिता के प्रति उसकी भावना बदल जाती है। हाँ, इस स्टोरी में आपको ये भी पता चलेगा कि वो शुरुआत में मिस्टर डॉनल्ड नाम का एक व्यक्ति है जो उनका पड़ोसी है, उसके कई सारे बच्चे हैं, वो उससे अपने पिता को कंपेयर करती है और सोचती है कि शायद उसके पिता मिस्टर डॉनल्ड से कमतर है, यानी थोड़ा डाउन अंडर वो मिस्टर डॉनल्ड को ज्यादा बेहतर मानते। तो इसका हम ओपनिंग पैराग्राफ में आते हैं। To the little girl he was a figure to be feared and avoided. ये पहला लाइन ओपनिंग लाइन है और ये उस बच्ची के पिता के बारे में है। Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of his courage growing fainter and fainter down the long road. ये पहला ओपनिंग लाइन ही आपको उसके पिता और उस बच्ची के बीच के संबंध को उजागर कर देता है। वो शुरुआत में क्या हो रहा है, क्या हो कहती है या ऑथर क्या कहता है कि उस लड़की के लिए उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे डरना चाहिए और उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। हर रोज सुबह काम को जाने से पहले उसके पिता उसके कमरे में आते थे, एक सामान्य सा किस उसको देते थे और उसके बदले में वो लड़की अपने पिता को
गुड बाय फादर कहती थी। बस यही सुबह का उन लोगों का इंटरेक्शन था। और उसके बाद जैसे जैसे उनके पिता की गाड़ी घर से निकलती थी और उनके जाने की, उसके गाड़ी की आवाज जो है धीरे मध्यम होती जाती थी, वैसे वैसे देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। बहुत ही वो खुश होती थी, बहुत ही उनको तसल्ली मिलती थी उनके गाड़ी के दूर जाने की आवाज से। और फिर जब शाम को उसके पिता लौटते थे तब क्या होता था? In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." ये उसके पिता जब शाम को लौटते थे तो उस समय इस तरह की व्यवस्था होती थी। क्या व्यवस्था होती थी कि जब वो घर आते थे तो वो स्टेयरकेस, सीढ़ियां जहां शुरू होती थी उस जगह पर वो खड़ी होती थी और वहीं से अपने पिता की हॉल से आती हुई आवाजों को सुनती थी। वो क्या क्या कहते थे? ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में ही मेरा चाय ले आओ। क्या पेपर अभी तक नहीं आया? मां जाकर देखो क्या मेरा पेपर वहां है। और मेरे स्लीपर्स, स्लीपर्स मतलब चप्पल लाकर दो। ना सेकंड पैराग्राफ। आप पहले पैराग्राफ में एक चीज तो समझ गए होंगे कि क्योंकि उसके पिता इस तरह का जो एक आदेशात्मक व्यवहार करते थे जिसमें वो ऑर्डर्स ज्यादा दिया करते थे, उसके कारण वो ज्यादा डरती थी। सेकंड पैराग्राफ, Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's coat." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. केजिया जो है, केजिया को उसकी माँ आवाज लगाती थी और कहती थी कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आकर अपने पिता के जूतों को उतार सकती हो। यानी वो एक तरह से उसको बताती थी कि अपने पिता के जूते उतार दो। धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती, उसके बाद और धीरे हो जाता था जब वो हॉल पार करती थी। उसके बाद वह दरवाजा खोलती थी ड्राइंग रूम का। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way he was terrifying to the little girl. तब तक उनके पिता का चश्मा जो है उनके आंखों पर आ जाता था और वो उनकी तरफ, उन चश्मे से बाहर की तरफ इस तरह से झांककर उस लड़की को देखते थे। वो देखने का तरीका ही जो है वो लड़की को डरा देता था। Well, Kezia, hurry up and pull up those boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. अब उसके पिता केवल उससे क्या पूछते थे? Well, Kezia, जल्दी आओ, जूतों को निकालो मेरे पैर से और उसे बाहर ले जाकर रखो। क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनकर रही हो? अब उसे अपने पिता को जवाब देना है और वह पिता को जवाब देने में हकलाती है, स्टैमर करती है, स्टैमर कर रही है। I don't know। यहाँ पर वो स्टैमर कर रही है, डर के मारे वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रही है। उसके बाद वो कहते हैं You don't know if you slacker like that, mother will have to take you to the doctor. और वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, ये उसकी नकल कर रहे हैं। You don't know नकल करते हुए कहते हैं तुम अगर इसी तरह से हकलाओगी तो तुम्हें तुम्हारी माँ डॉक्टर के पास ले जाएगी। She never sluttered. She never sluttered with other people. वो कभी भी दूसरों के सामने हकलाती नहीं थी। Had quite given it up, but only with father because then she was trying hard to say the words properly. लेकिन वो केवल अपने पिता के सामने ही लड़खड़ाने लगती थी क्योंकि उस समय अपने पिता से वह चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से बोलने के चक्कर में प्रयास ज्यादा करती थी, मेहनत ज्यादा करती थी। What's the matter? What are you looking so rushed about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry up my teacup back to the table carefully. अब यहाँ पर उसके पिता जो हैं, थोड़ा उनका व्यवहार यहाँ पर एरोगेंट की तरह है। शायद वो अपनी बच्ची को सुधारना चाहते हैं, उस कारण से वो उस तरह से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं क्या बात है, तुम इतनी थकी हुई, इतनी नाराज, इतनी उदास क्यों लग रही है?
फिर वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ अच्छा होगा, आशा है कि तुम इस लड़की को इस स्थिति में मत पहुंचने दो। ये यहाँ पर एक पैराफ्रेज की तरह, एक कल्पना की तरह, इमेजिनेशन की तरह, या कह सकते हैं सार्कास्म जो हास्यास्पद होता है उसकी तरह वो कह रहे हैं कि ये बच्ची जो है ऐसी दिख रही है, इतनी उदास दिख रही है जैसे वो आत्महत्या कर लेगी। ऐसी स्थिति में इसे ना पहुंचने दे और चलो केजिया मेरा टीकप उठा और इसको टेबल तक वापस रखा। He was so big, ये केजिया सोच रही है, कह रही है, he was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. ये अपने पिता के बारे में उसकी सोच है, आप सुनकर समझिए कि कितनी डरती है। वो सोचती है कि वो कितने बड़े हैं, उनके हाथ और उनकी गर्दन कितनी बड़ी है। मुख्य तौर पर जब वो जम्हाई लेते हैं तो उबासी लेते हैं तो उनका मुंह कितना बड़ा होता है। उनके बारे में सोचना ही ऐसा था मानो राक्षस दैत्य के बारे में सोचा जा रहा है। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face and feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. संडे को दोपहर में ग्रैंडमदर बच्ची को ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने पिता के साथ ठीक ठाक से बात कर सके, लेकिन जब वह बच्ची नीचे पहुंचती तो हमेशा वो अपनी माँ को कुछ न कुछ पढ़ते हुए पाती और उसके पिता सोफा पर फैले हुए रहते थे। उनका रुमाल उनके चेहरे को ढका हुआ रहता था, उनका पैर जो एक बेहतरीन तकिया है उसके ऊपर रहता था और वो सोए हुए रहते थे खर्राटे मारते हुए। पैराग्राफ 4 है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, नेक्स्ट उसी को सेक्शन को देखते हैं। She sat on the stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at him. वह उसके बाद वही स्टूल पर बैठ जाती थी, चुपचाप से उनको देखती रहती थी तब तक जब तक कि वो उठ नहीं जाए, टाइम पूछते थे और उसके बाद उसकी ओर देखते थे। Don't stare so Kezia, you look like a drowned. और उसके बाद वो केजिया को कहते क्या थे कि तुम इस तरह से मुझे मत घूरो, तुम किसी उल्लू की तरह दिखती। One day when she kept indoors with a cold, her grandmother told her father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of canvas. एक दिन जब वह घर के अंदर बैठी हुई थी क्योंकि बाहर सर्दी थी, उसको सर्दी लग गई थी इसलिए वह घर के अंदर ही थी, तो उसकी दादी माँ ने उसको कहा कि अगले हफ्ते पिता का जन्मदिन आने वाला है और उसे गिफ्ट के तौर पर अपने पिता के लिए एक पिन कुशन, आप देखिएगा जो सोफे में छोटे छोटे तकिए लगे हुए होते हैं उनको पिन कुशन्स कहते हैं, तो पिन कुशन उनको एक बनाकर गिफ्ट करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने पीले रंग का सिल्क का बहुत खूबसूरत सा कपड़ा भी उनको दिया। ये दादी माँ ने इस चक्कर में किया था कि दोनों के बीच का संबंध में थोड़ा सुधार हो, थोड़ा बेहतरी आए, लेकिन ये जो है ये स्थिति को और बिगाड़ देता है। इसके बारे में इसके बाद क्या होगा इस सेगमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में